नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को एपीपीएस मेंस परीक्षा के छात्रों ने पेपर की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते हुए इंदिरा गांधी पार्क से लेकर सीएम के बंगलों तक रैली निकाली। दरअसल 16 सितंबर को एपीपीएस मेंस परीक्षा के छात्रों ने यह कहकर परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था कि जीएस द्वितीय पत्र वही है जो 2011 में प्रश्न सेंटर समिति के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वहीं इस बात को लेकर छात्रों ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और एपीपीएस के सेक्रेटरी को मेमोरेंडम भी सौंपा था, जिसमें परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग और जल्द से जल्द परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग की गई। फिलहाल मैं खड़ी हूँ अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपियर करने वाले कैंडिडेट्स के रैली पे, जो 16 सोमवार को एक बड़ी खुलासे पे, जहाँ पे स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम पेपर लीकेज की खबर आई थी, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरा एक हफ्ता हो गया पर फिर भी अभी तक मामला सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, जहां पे ईएसआई को इसका मैजिस्ट्रियल हेड बना गया था। पर कैंडिडेट्स को ये स्टेप जो कि सरकार की तरफ से ली गई है, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ जताया है, ये कह के कि ईएसआई का ओहदा बहुत ही छोटा होता है किसी सेक्रेटरी को क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को हटा के जुडिशियल इंक्वायरी करने की मांग की है। साथ ही साथ में जो प्रेजेंट बोर्ड मेंबर्स है सिविल सर्विस के, उनके सस्पेंशन की बात मांग की है, और साथ ही साथ पूरे एग्ज़ाम को फ्रेशली कंडक्ट करने की मांग की है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस कमीशन स्टेट के इतने बड़े एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के, जहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट बहुत है यहाँ पे लोगों की, उनके बीच और यहाँ के कैंडिडेट जिनका ये मानना है कि अनफेयर तरीके से इनको कंडक्ट किया जाता है, इनमें से किसकी जीत होती है और कौन सही ठहराता है। ये कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुर जी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में बढ़ते अपराध को रोकने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं। लोअर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण मोहन उप्पू और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तुमो आमे ने चेक पोस्ट लगाने की ये पहल की है। हपोली के टाउन बप्टिस्ट चर्च के पास पुलिस चेक पोस्ट लगाया गया है। दरअसल पिछले काफी समय से हपोली मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, आपातानी यूथ एसोसिएशन और एनजीओ के द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि राज्य में पुलिस चेक पोस्ट बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। रिजर्व लाइन एरिया के रहने वाले बुल्लो तातू ने पुलिस प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे पहले बाद लोग अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चेक पोस्ट को सही जगह नहीं लगाया गया है, जिससे डॉन बॉस्को स्कूल और टाउन बप्टिस्ट चर्च जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसपी तुमो आमो ने कहा कि लोगों की तरफ से अभी कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। साथ ही एसपी ने यह भी बताया कि जल्द ही सीसीटीवी भी लगवा दिए जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक चेक गेट लगाया है यहाँ के सुपरिटेंडेंट पुलिस के द्वारा, और IRBN की जवान लोग तैनात रखे हुए हैं। यहाँ से जो बाहर से जो भी आते हैं उनका जो चेकिंग इस तरह चलता है कि अभी हमारा जीरो टाउन के लिए बहुत सिक्योर है, और यहाँ से भी जो बदमाश जो है बाहर जाने नहीं सकते और बाहर वाले भी अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसी तरह का एक सिक्योरिटी जो कर रहा है, ये मैं बहुत अच्छा है इन जवानों को और इन फोर्स लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास करके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स लोग को, ताकि हमारा जीरो शांत रहे और पीस रहे। हम यहाँ पे IRBN के 6 जवान हैं। यहाँ पे नाकाबंदी लगाया गया है, और सीनियर एक है सिविल पुलिस APP का। हम यहाँ पे चेकिंग इलीगल सामानों का और ये वो कागज़ पत्र का, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, ये सब चेक करते हैं। और जो कागज़ डॉक्यूमेंट्स कुछ गाड़ी वाड़ी का ठीक नहीं होता है, उसको हम लोग रिपोर्ट करके उसी थाना में रिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे भेज देते हैं, फिर वहाँ से कार्रवाई चलते हैं। वो एक बहुत ही की पॉइंट है, कहीं से भी भाग नहीं सकता है, और एक ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन जैसा है। इस वाला को भी कवर थोड़ा नज़र रख सकता है। तो हम लोग का बाद में ऐसा इसको ये है कि ये सब जगह में हम लोग बाद में CCTV लगाएगा, नाका में भी। तो क्या कभी भाग जाता है, गाड़ियों का हिसाब किताब भी उसमें होगा। और CCTV लगाने से ऐसा है कि पुलिस का खिलाफ भी कभी कभी कंप्लेन होता है, तो ना CCTV लगाने से मेरा लड़का लोग अलर्ट हो जाएगा कि कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा।
और कोई भी और इवन जो भी हो, ऑफिसर हो जो भी हो, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोऑपरेट करना है चेकिंग में, क्योंकि हमारा लड़का तो सबको इक्वल नज़र से देखेगा। तो ये है, और उसको मैं ज़रूर देखूंगा। अगर सर से कोई डिस्टर्बेंस आता है, स्कूल से डिस्टर्बेंस, हमको तो कोई कुछ बोला नहीं है अभी तक पर्सनली ना। अगर इन लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कुछ अगर प्रॉब्लम लगता है, मेरा लड़का लोग उधर तो म्यूजिक नहीं बजाता है और कोई डांस नहीं करता है, बस अपना ड्यूटी चुपचाप कर रहा है, तो उससे कुछ डिस्टर्बेंस मेरा ख्याल से नहीं है। उल्टा सिक्योरिटी होगा उससे। ऐसा है कि किडनैपिंग स्कूल से भी होता है, एब्डक्शन स्कूल से भी होता है जी। उल्टा मेरा अगर पुलिस ऑफिसर उधर सामने रहेगा, उसका जितना भी एटलीस्ट 20, 30, 40, इवन 100 मीटर रेडियस एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होगा। इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक मणिपुरी महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। महिला बिष्णुपुर जिले के थांगा गांव की रहने वाली है। बिष्णुपुर जिला अस्पताल से महिला को रिम्स में रेफर कर दिया गया था। 5 बच्चों में 4 लड़की और 1 लड़का है, लेकिन एक की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। फिलहाल चारों बच्चों की देखरेख के लिए उन्हें आईसीयू में रखा गया है। Actually, this sugumba ngang pokposi, this such type of deliveries is very rare, but up to 3 deliveries is quite common. We do encounter very often, but this is the first time we encounter a mother having 5 children at one time. But unluckily or luckily, these babies, 2 babies are very in serious condition, and 3 babies are quite okay. They have been transferred to pediatric ward for further management. And I hope this 3 baby will be okay. So how is the condition of this mother? In such problems, mother's condition usually become very bad because of the bleeding. Luckily, in our case, this mother is quite okay, doing well. There's no complication at present. So when she was being admitted away from where she has been referred? And she was referred from the Vishnupur District Hospital, and she is from Thanga village, and here she was admitted from OPD. Exact time we don't know. We couldn't diagnose having 5 baby. We diagnosed as a multiple pregnancy, means maybe 2 or more, along with the hydromnias, and she was admitted as a twin. And we take due precaution because she may bleed. But at last, when we came to the room, she started delivering these 5 baby one after another. This is the thing what happened. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अब कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सहित सभी गाड़ियों के मालिकों से लाइसेंस, नंबर प्लेट और गाड़ी के दस्तावेज को सख्ती से जांचा जा रहा है और भारी मात्रा में चालान काटा गया है। गाड़ी के पूरे दस्तावेज नहीं होने पर 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की राशि चालान के रूप में ली जा रही है। ट्रैफिक इंचार्ज के ऑफिसर कीपा हावाट ने बताया कि लोगों को ट्रैफिक कानून के बारे में समझाने और उनकी सुरक्षा के लिए ये सख्ती की जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि ईटानगर में भी इस समय जो है स्ट्रिक्ट जो है ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का फॉलो अप चल रहा है, कड़ी चेकिंग चल रही है जगह जगह पर। तो इस वक्त हम नाहरलगन पे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज ट्रैफिक के कीपा हामद जी। कीपा जी, हमें बताइए कि जो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स को लेके, उससे क्या पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वही है, पब्लिक को मतलब अपना गाड़ी को नंबर प्लेट मतलब जो है अच्छा से डिस्प्ले करके जाना है। उसके बाद हाई सिक्योरिटी जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ये सब अपना पास में रखना है। जब चेकिंग होगा सही होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आपका सही डॉक्यूमेंट होगा, सही ये ट्रैफिक फॉलो करेगा, ट्रैफिक को फॉलो अप करेगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो जिसका नहीं है वो हम लोग अभी चालान काट रहा है या इम्पाउंड कर रहा है। गाड़ी को इम्पाउंड करके जब तक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक हम लोग गाड़ी को रखेगा। अगर गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो गया, नंबर डिस्प्ले करेगा, हम लोग 1 रुपये फाइन नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट ठीक हो, हेलमेट हो या गाड़ी नंबर प्लेट ठीक हो, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि असम सरकार के द्वारा जो पंजीकरण की सीमा दिसंबर 2016 तय की गई थी वो काम मार्च 2016 तक पूरा कर लेना चाहिए। कोर्ट ने नोडल ऑफिसर प्रतीक हजीरा को इस मामले में तलब करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर तक कोर्ट में इस मामले की पूरी जानकारी पेश की जाए। असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा के द्वारा 2009 में इस पर मामले पर पीआईएल दर्ज किया गया था, जिसका केस नंबर 274/09 है। फैसले के बाद उनके वकील अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि नोडल ऑफिसर प्रतीक हजीरा 8 अक्टूबर तक असम सरकार से बिना आदेश या सलाह लिए अपना रिपोर्ट सीलबंद फाइल में पेश करें। इस मामले पर असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि ये पीआईएल मैंने 2009 में दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए आज कहा है कि असम सरकार द्वारा जो पंजीकरण की सीमा दिसंबर 2016 तय की गई थी वो काम फरवरी-मार्च 2016 तक पूरा कर लिया जाए। पीआईएल में खुद डाला हूँ, अभिजीत शर्मा, असम पब्लिक वर्क्स के प्रेसिडेंट, 2009 में डाले थे। इसका केस नंबर है 274/09। असम के बांग्लादेशियों के खिलाफ थे, ये वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों का नाम है, इसके खिलाफ। आज कोर्ट ने बताया कि 2016 के दिसंबर के अंदर सरकार एनआरसी बनाना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया टाइम, और कोर्ट बोल रहा है कि 2016 के मार्च फरवरी मार्च के अंदर में एनआरसी कंप्लीट होना है। आज ये फैसला आया है। तो नोडल ऑफिसर जो है प्रतीक हजाले जी को बोला है कि आप 8 अक्टूबर के अंदर एक सील्ड कवर में पूरा डिटेल्स लिख के कैसे क्या करेंगे सब कुछ लिख के 8 अक्टूबर के अंदर में कोर्ट को जमा करना है, और 16 अक्टूबर को इसका दूसरा सुनवाई है। आज कोर्ट ने ये कहा है कि जो मिस्टर हजेला है, प्रतीक हजेला, जो ऑफिसर इंचार्ज है इस मैटर के अंदर रिगार्डिंग अपडेशन, उसको जो है बाई 8 अक्टूबर तक उनको एक सील कवर के अंदर एक रिपोर्ट पेश करनी है कि वो जो भी अपडेशन हो रहा है वो बाई मार्च 2016 तक कर दिया जाए। इसके लिए उनको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो बिना स्टेट ऑफ असम को, बिना इस यूनियन ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए, विदाउट डिस्कसिंग विद देम, वो सीधी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, और वो रिपोर्ट 8 अक्टूबर के पहले सील कवर के अंदर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फाइल की जाएगी। मतलब ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट में देना है, कोई गवर्नमेंट को न तो गवर्नमेंट से डिस्कस करना है उस रिपोर्ट को, न भारत सरकार से डिस्कस करना है, विदाउट डिस्कसिंग विद स्टेट ऑफ असम और भारत सरकार सीधी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार सेक्रेटरी जनरल को वो रिपोर्ट 8 अक्टूबर के पहले जमा करनी है। क्या जानकारियां मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट? उसमें ये जानकारियां मांगी है कि जिससे अपडेशन जो है 2000 अक्टूबर बजाय दिसंबर 2016 के मार्च तक कैसे की जा सकती है, इसके बारे में सजेशंस मांगे हजेला साहब से, और हजेला साहब ने कहा है कि वो उसको रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे बिना किसी से डिस्कस किए हुए। 16 अक्टूबर को केस की हियरिंग रखी गई, उस दिन सिर्फ यही केस सुना जाएगा और कोई केस नहीं सुना जाएगा। 8 अक्टूबर को उसको सबमिट करना पड़ेगा। 16 अक्टूबर को नेक्स्ट डेट होगा। मणिपुर के इम्फाल में 22 सितंबर से मणिपुरी टर्मिनोलॉजी बिल्डिंग पर वर्कशॉप का आयोजन डायरेक्टोरेट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द्वारा किया गया। ये वर्कशॉप 4 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दें कि ये वर्कशॉप का तीसरा चरण है। इससे पहले वर्कशॉप के 2 फेज आयोजित किए जा चुके हैं। वर्कशॉप का तीसरा चरण मुख्य तौर पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस और कॉमर्स के विषयों पर आधारित है। वर्कशॉप के पहले 2 चरणों में विज्ञान से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई थी। इसमें हर विषय के लिए मणिपुर यूनिवर्सिटी, डीएम कॉलेज और अन्य कॉलेजों से 4 विशेषज्ञ शामिल हैं। वर्कशॉप में ग्रेजुएशन लेवल तक की सभी पुस्तकों को शामिल किया गया है। This is the third phase we have arranged for preparation of Manipuri terminologies. So in the past we have arranged 2 phases. Each phase has got 10 days. So in the past 2 phases we have prepared for Manipuri terminologies for science subjects. And now this third phase is consists of some 8 subjects which are belong to social sciences and humanities. So in these humanities and the social sciences, we have taken up economics, history, sociology, political science, home science, commerce, anthropology, and philosophy. So in the past 2 phases, we took only for the science subjects. Actually, science subjects got more number of terminology. So each subject, like physics, chemistry, mathematics, or this biology and zoology,
they have got more than 20,000 for each subject. So hardly we can complete some 4,000 to 5,000 this terminology in a phase of 10 days. So for science subjects, we need another phase of terminology workshop, and within that period, we are planning to complete all the science subjects terminologies. And for the social sciences and humanities, in this third phase, we will complete all the terms, whatever have found in that subjects. I think it is only to be expected that we should face certain problems, because this is such a huge exercise. And I particularly would like to mention some difficulties which I personally feel very much. Say, for example, this is not the first time that I'm involved in such exercises. Earlier also, if I remember correctly, I involved myself in such exercises on earlier 2 occasions also. And the earlier 2 occasions, the first one was more or less exclusively organized by National Translation Mission. The second one was, co-organized by Manipur State Government and National Translation Mission again. Now the problem I find is that, whatever we have translated on the first instance, or whatever we have translated in the second instance, they are not made available to us. So there are so many words which are so difficult to be translated, and we have to translate it 3 times, for example. Particularly for my subject, which is obviously political science, we find it really difficult to translate the term sovereign or sovereignty. So these are words which we have translated with great difficulty earlier. But then over a period of time, as we are not having our own copy, we are not allowed actually. So we are sometimes at loss how we have translated it earlier. So today we have once again come across terms like sovereignty, then sovereign, then politics even. So how do we translate it? So the entire exercise has to be, done all over again. So I think if we are made available of our, earlier copies, then I think it will be much more convenient, much more easier for me to go ahead with the entire exercise. गुवाहाटी में 22 सितंबर से शैडो रिपोर्टिंग पर 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया गया है। सेमिनार का आयोजन एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा किया गया है। सेमिनार में अब तक मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा और मेघालय से विभिन्न कार्यकर्ता समूह और गैर सरकारी संगठन इसमें हिस्सा ले चुके हैं। इसमें वर्किंग ग्रुप सेशन प्रतियोगिता को शामिल किया गया, जिसमें सभी सदस्यों को ह्यूमन राइट्स पर रिपोर्टिंग करने का टास्क दिया गया था। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर सुहास चकमा ने ह्यूमन राइट्स रिपोर्टिंग का एजेंडा बताते हुए कहा कि एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का एजेंडा समानता और गैर भेदभाव को विकसित करना है और यही मानवता का आधार भी है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।